ओके, तो मार्को मूवी में साइरस के कैरेक्टर को यानी कि मूवी के विलेन को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जो कि इस मूवी को बाकी मांस मसाला वाली एक्शन मूवी से अलग बनाती है। साइरस मार्को के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ता है, जो कि जल्दी से हमें किसी भी इंडियन मूवी में देखने को नहीं मिलता है कि मूवी का विलेन हीरो को पूरी तरह से हरा दे रहा है, उसे एकदम घुटनों पर ला दे रहा है। मतलब साइरस को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है कि वो मार्को के सामने ही उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, बट मार्को कुछ नहीं कर पाता है। बट जैसे ही मूवी के एंडिंग में मार्को अपने पीक पर आता है, तब साइरस का कैरेक्टर भी डर जाता है। जी हाँ, साइरस भी डर जाता है, जिसे बहुत से लोगों ने मूवी में ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब मूवी के एंडिंग में आपने देखा होगा कि मार्को साइरस के सामने रसल को मार देता है, जो कि एक तरह से उसका भाई होता है। बट साइरस उसका बदला लेने की जगह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, विक्टर के बच्चे का सहारा लेके। बट वही मूवी के इस सीन में रसल मार्को का गला काटने वाला होता है, बट मार्को एक पल के लिए भी नहीं घबराता है। और मूवी के अंदर यही फर्क होता है मार्को और साइरस के कैरेक्टर में। नेक्स्ट मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि मार्को का फादर सेमन जॉर्ज के फादर पीटर डी मार्को के लिए काम करता था, और वो पीटर डी मार्को के काम से ही कहीं जा रहा होता है, तभी एक बंदा उसे रास्ते में ही मार देता है। बट सेम उसी टाइम मार्को भी अपने बाप के कातिल को मार देता है, जिसके बाद वहां पर एंट्री होती है पीटर डी मार्को की। और पीटर डी मार्को जब ये देखता है कि इतनी कम उम्र में मार्को ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, तो वो मार्को को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने बेटे की तरह ही पालन पोषण करने लगता है। बट पीटर डी मार्को किसी को ये नहीं बताता है कि मार्को है कौन और उसका फादर कौन था, उसका परिवार कौन है। वो इस बात को अपनी फैमिली से छुपा लेता है, और यहाँ तक कि मार्को भी किसी को ये नहीं बताता है कि उसका फादर कौन था और पीटर डी मार्को से कहाँ से लाया था। वो भी इसे सीक्रेट ही रखता है, जिसके बारे में आपको इस सीन में जानने को मिल जाएगा कि मार्को के परिवार में किसी को ये नहीं पता है कि मार्को कौन है, उसका फादर कौन है, पीटर डी मार्को उसे कहाँ से लाए थे। वो बस इतना ही जानते हैं कि पीटर डी मार्को ऐसे ही मार्को को कहीं से उठाकर ले आए थे, जैसा कि इस सीन में हमें सुनने को और देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। मूवी में हमें ऐसा कहीं नहीं बताया जाता है कि मार्को का फादर पीटर डी मार्को के लिए काम करता था, वो बस हमें इंट्रो में ही दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्को का फादर पीटर डी मार्को के लिए काम नहीं करता होगा, बल्कि उन दोनों के बीच में जरूर कोई कनेक्शन होगा। इसीलिए सेमन के मौत के बाद पीटर डी मार्को ने मार्को की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया होगा। बट उसके बारे में जॉर्ज और विक्टर को नहीं पता होगा कि जिसे वो एडॉप्टेड ब्रदर मानते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनके अंकल का ही बेटा है, यानी कि उनका भाई। नेक्स्ट इस सीन में रसल विक्टर को बहुत जल्दबाजी में किडनैप करता है, जिसके कारण वो विक्टर को तो किडनैप कर लेता है, बट उसकी छड़ी वहीं पर गिर जाती है, जिसे आगे चलकर एक बार फिर से हमें तारिक के घर के अंदर दिखाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स तारिक ने ही रखवाया होगा ताकि वो छड़ी किसी और के हाथ न लगे और उसका सच्चाई किसी के सामने ना आए। बट इस छड़ी को रखा ऐसे किसी तो कोई भी देख लेगा। नेक्स्ट मूवी में जॉर्ज को बहुत बड़ा गोल्ड सिंडिकेट के मेन मेंबर की तरह दिखाया गया है, जिसे कि मूवी के बाकी सभी कैरेक्टर्स एक पल के लिए घबराते हैं, यहाँ तक कि टोनी भी। बट फिर भी मूवी में एक साधारण सा गैंगस्टर जो कि जॉर्ज के पहचान का भी होता है, वो जॉर्ज के भाई को किडनैप कर लेता है बिना किसी अंजाम के सोचे कि जॉर्ज उसका क्या हाल करेगा। मतलब ये वाली स्टोरी तो मुझे समझ नहीं आती है कि एक बंदा 4 केजी सोने के लिए जॉर्ज के भाई को किडनैप कर लेता है, उसमें भी मार्को को। मतलब कुल मिलाकर मूवी के मेकर्स को मूवी के स्टार्टिंग में मार्को को फाइट करते हुए दिखाना था, तो उन्होंने बस उसी पर ध्यान रखा, स्टोरी बिल्डअप पर नहीं। कि जिन 2 इंसानों को आपने मूवी में इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया है, उसमें से एक बंदा तो पहले किडनैप हो जाता है और दूसरे वाले को फ़ोन करके एक बंदा उससे फिरौती मांगता है। मतलब कैसे भाई? खैर ये मुझे तो समझ नहीं आता। अगर आपके पल्ले कुछ पड़े तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नेक्स्ट मूवी के इंट्रो में इस बंदे को एक स्नेक से कंपेयर किया गया है, जो कि एक लायन को निगलना चाहता है, और यहाँ पर लायन होता है पीटर डी मार्को। लायन जो कि उसके सिंडिकेट का सिंबल भी होता है, जिसे हम लोग जॉर्ज के घर में और उसके रिंग में भी नोटिस कर सकते हैं, जिससे ये स्नेक निगलना चाहता है। बट वो स्नेक डॉग के गले में पहनने वाले कॉलर से दबकर मर जाता है, और फिर हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जो कि होता है मार्को, जिसे मूवी में जॉर्ज के घर का पालतू कुत्ता भी कहा गया है, जो कि किसी भी बाहर वाले से जॉर्ज की फैमिली की रक्षा करता है। इसीलिए मूवी के इंट्रो में मार्को को एक कुत्ते से कंपेयर किया जाता है और इस बंदे को स्नेक से, जहाँ पर कि ये बंदा मार्को के हाथों मारा जाता है। और इसी चीज को हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये स्नेक डॉग के गले में पहनने वाले कॉलर से दबकर मर गया है, जिसे कि मार्को ने मारा है। नेक्स्ट मूवी की एंडिंग में जब मार्को फिर से बदला लेने के लिए साइरस और रसल के पास जाने के लिए रेडी हो रहा होता है,
तब वो उस सीन में एक परफ्यूम लगाता है, जो कि ऑफ कोर्स आपको भी ऐसा लगा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब बदला लेने जा रहा, पार्टी में नहीं। तो यहाँ पर मार्को इस परफ्यूम को इसीलिए लगाता है क्योंकि ये परफ्यूम विक्टर ने उसके लिए बनाया था, जो कि विक्टर की मौत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड मार्को को देती है। और मूवी की एंडिंग में मार्को विक्टर और उसकी पूरी फैमिली का बदला लेने जाता है, इसीलिए वो इस सीन में इस परफ्यूम को लगाता है, क्योंकि इसे विक्टर ने ही बनाया था सिर्फ उसके लिए। नेक्स्ट, कुछ लोग मूवी में टोनी को मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स होता भी है। रसल मार्को से इतने दिनों तक बच पाता है, उसके पीछे का रीजन भी टोनी ही होता है। टोनी मार्को और जॉर्ज को बहुत दिन तक मिसलीड करता है, यहाँ तक कि वो एक बैकअप प्लान भी बनाता है विक्टर की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके, जिसके कारण इस सीन में रसल मरते मरते बचता है। बट फिर भी मूवी में टोनी एक मिस्टेक कर देता है, वो विक्टर की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके मार्को को ब्लैकमेल करने की सोचता है। बट वो गलती तब करता है जब वो मार्को के सामने आ जाता है और ऐसा सोचता है कि वो मार्को को कंट्रोल कर सकता है, जो कि होता नहीं है, बल्कि टोनी खुद मार्को के हत्थे चढ़ जाता है और उसका बैकअप प्लान उसी की जान ले लेता है। नेक्स्ट, मूवी में मार्को और जॉर्ज का भाई मर जाता है, बट फिर भी एक भी सीन में उन्हें रोता हुआ नहीं दिखाया जाता है, जो कि हमें जल्दी से किसी भी इंडियन मूवी में देखने को तो नहीं मिलता है कि मूवी में हीरो का कोई अपना मर गया हो बट फिर भी अपने हीरो के आंखों में एक आंसू तक ना हो। तो ऐसा हमें मूवी में इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि मूवी में आपने नोटिस करा होगा कि मार्को जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, न जॉर्ज जल्दी से रिएक्ट करता है। और ये सेम चीज हम पीटर डी मार्को के साथ भी देख सकते हैं। इस सीन में सेमन की मौत हो जाती है, बट उसके चेहरे पर एक उदासी तक नहीं है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स अपने इमोशन को कंट्रोल कर चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि इन्हें तकलीफ नहीं होती है, इन्हें भी तकलीफ होती है किसी अपने को खोने का, किसी अपने को मरने का। बस ये इमोशन को लोगों के सामने रखना नहीं चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, बट तकलीफ इन्हें भी होती है। नेक्स्ट, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस बंदे को हमें दिखाया गया है उसकी गाड़ी में हमें एक ट्रायंगल जैसा सिंबल देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स इस बंदे का सिंडिकेट का सिंबल होगा, जैसा कि जॉर्ज का होता है उसके अंगूठी में, उसके घर में। और इस बंदे का भी सिंबल हमें उसकी गाड़ी की जगह दो और जगह पर दिखने को मिल जाता है। एक तो इस घर में जहाँ पर कि जॉर्ज और उसके बाकी के मेंबर्स मीटिंग करते हैं, और सेकंड इस घर के बाहर भी, हम घर के अंदर भी एक ऐसा ही सेम सिंबल देख सकते हैं और घर के बाहर भी। और फाइनली मूवी के एंडिंग में हमें इस सिंबल के ऑनर को दिखाया जाता है, जिसका ये साफ मतलब है कि ये घर जिसमें कि जॉर्ज और उसके बाकी के मेंबर्स मीटिंग करते थे, ये घर इसी बंदे का है। और ऐसा हो सकता है कि ये बंदा भी जॉर्ज का बिजनेस पार्टनर में से कोई एक ही होगा, जिसे अभी तक हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है। मतलब ये बंदा सब कुछ दूर से ही करता होगा, वो मीटिंग में भी नहीं आता होगा, वो बस अपने काम से मतलब रखता होगा। बट अब क्योंकि जॉर्ज मर चुका है और टोनी भी जिंदा नहीं है, तो ये बंदा सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने आया होगा, जॉर्ज के बिजनेस पर रूल करने आया होगा, उसके सिंडिकेट को अपने कंट्रोल में लेना चाहता होगा, जिसके लिए उसे सबसे पहले अपने रास्ते से मार्को को हटाना होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं वो एंट्री लेते के साथ ही मार्को को अपने कंट्रोल में ले चुका है, उसके भतीजे को किडनैप करके। नेक्स्ट, इस सीन में जॉर्ज मार्को को ये बोलता है कि मेरी गलती मत दौड़ाओ, नफरत के रास्ते पर सिर्फ बर्बादी मिलेगी और कुछ नहीं। विक्टर के लिए जो भी करना है वो हम करेंगे, मैं करूँगा, इस फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज का भी एक पास्ट रहा है और जॉर्ज ने अपने पास्ट में मार्को और टोनी और देवराज से ज़्यादा खून खराबा किया है, इसीलिए वो आज इस सिंडिकेट को चला रहा है। और यही रीजन है कि जॉर्ज के सभी पार्टनर्स एक पल के लिए जॉर्ज से घबराते हैं, चाहे वो मूवी का मास्टरमाइंड टोनी ही क्यों ना हो। मतलब ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जॉर्ज जिंदा बच जाता है तो टोनी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि अगर जॉर्ज जिंदा बच गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट, इस पोस्ट क्रेडिट सीन वाले बंदे के हाथ में हम एक रिंग को नोटिस कर सकते हैं, और एक ऐसा ही रिंग हमें टोनी के हाथों में भी देखने को मिल जाता है, जो कि किस तरफ इशारा करता है आप समझ ही सकते हैं। शायद ये बंदा टोनी के फैमिली से कोई होगा, जैसे में उसका भाई, उसका कोई तीसरा बेटा है, जिसे अभी तक हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है, बट मूवी के सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा। खैर ये मेरी अपनी थियरीज है, असल में ये बंदा कौन होगा वो तो हमें मूवी के सेकेंड पार्ट में ही पता चलेगा, जब मार्को का पार्ट 2 आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, बट बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।